नमस्कार जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पिनाका परिवार में। आइए एक देखिए हम बहुत शानदार सी शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसा कि आप नाम पढ़ चुके हो यूपी पीसीएस 2024 को लेकर के। कहने का मतलब देखो सिंपल सा है, ये क्लास ऐसा नहीं है कि सभी के लिए बनाई जाती है। ये क्लास उस पोर्शन के लिए, उस तबके के लिए होती है जिसका टारगेट ही क्या है, एक अधिकारी का टारगेट है, जिसका जिसका टारगेट अधिकारी का होता है। आप सभी याद रखना, ये क्लास इतनी महत्वपूर्ण क्लासों में होती है कि अब अगर आप देखते हैं ना तो आपको खुद समझ में आएगा कि क्या वैल्यू इन क्लासेस की होती है। मैं आपको बता दूं, देखिए 27 अक्टूबर 2024 फिक्स की गई है डेट हमारे एग्जाम की, आप सभी याद रखना। यूपीपीसीएस का एग्जाम 27 अक्टूबर 2024 को डिसाइड हुआ। पहले ये एग्जाम मार्च में था लेकिन इसको पीछे कर दिया, पोस्टपोन कर दिया 6 महीने। तो अभी एग्जाम आपका 27 अक्टूबर को होने वाला है। आप सभी याद रखना, देखिए उसको लेकर के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी का पार्ट होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मैं आपको बता दूं, यदि आप पिछले वर्ष में आए हुए क्वेश्चंस को नहीं करते हो तो आप सबसे बड़ा नुकसान, सबसे बड़ा सेटबैक लेकर के एग्जाम में जाते हो। यदि आप गत लगभग लगभग 9 से 10 साल के क्वेश्चंस को आप अगर करके जाते हो, मैंने कहा भाई 2023-24 में एग्जाम है, तो 23 का अगर एग्जाम आप 17 तक के एग्जाम को करके जाते हो तो ये मानो कि आप एग्जाम के पैटर्न को समझ के जाते हो, एग्जाम के प्रवृत्ति समझ के जाते हो। उसी चीज को देखते हुए आपके लिए बहुत ही प्यारा सा एक ये मुहिम, बहुत ही प्यारी सी क्लास आपके लिए बनाई गई, जिसका मतलब ही सिंपल है कि 2023 के सभी 22 क्वेश्चन आप देख रहे हैं। पॉलिटी 1 है, अगली क्लास पॉलिटी 2 होगी और यहाँ पे 2023 की जगह क्या हो जाएगा, 2022 हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं 2017 तक के आपके प्रीवियस ईयर कराने वाला हूँ। जिसका भी एग्जाम है बस परेशान होना नहीं है। सिंपल सी बात यह है कि पिछले 9 से 10 साल के हर सब्जेक्ट की क्लास मैं आपको प्रीवियस ईयर के तौर पर करा दूंगा। तो प्रीवियस ईयर आपका यहाँ से डन हो जाएगा, पीवाईक्यूज आपके यहाँ से डन हो जाएंगे। आप अदर चीज पे टाइम अपना दे सकते हो, करंट अफेयर्स पे दे सकते हो, मॉक टेस्ट पे दे सकते हो टाइम। लेकिन ये क्लास मजाक के लिए तो है नहीं, आप याद रखें इस चीज को। मैं क्लास शुरू होने से पहले कह रहा हूँ आपसे, यदि आप प्लान कर रहे हैं सिविल के लिए, आप जाना चाहते हैं, तो आपको एग्जाम की प्रवृत्ति समझनी पड़ेगी। ये अभी मैं फिलहाल आपको समझा रहा हूं क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चंस आप खुद समझ जाएंगे। यदि आप चाहते हो तो जरा थोड़ी देर रुको, आपको क्वेश्चन खुद समझ में आ जाएंगे कि पॉलिटी के क्वेश्चंस की क्या रेंज होती है। ठीक है, तो जरा देखो, मैं आपको इजिली आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ। अच्छा, एक इस क्लास की सबसे खास बात मैं शुरू में बता दूं आपको क्या रहेगी, कि इस साल में माने 2023 में जो भी इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन को लगातार देखा जा रहा है। क्वेश्चन को कहां पे, एग्जाम में लगातार किसी ना किसी फॉर्म में, मैचिंग के फॉर्म में आ रहा है वो किसी भी तरीके से। तो उससे रिलेटेड एक छोटी सी क्लास मैं आपको दूंगा, देखना इतनी शानदार क्लास होगी आपके लिए। बस आपको करना कुछ नहीं है, बैठकर आराम से इस क्लास को देखना है और देखो कितनी अच्छी चीज आप समझते हो। चलो, अच्छी बात यह है कि आप अटेम्प्ट करें, आप अपनी तैयारी देखें कैसी तैयारी आपकी। 2 महीने है, 2 महीने में याद रखना कि 2 महीने के अंदर आप अपने सारे के सारे पीवाईक्यू कर सकते हो। आप टेंशन ना ले, रेगुलरिटी हम बनाएंगे। आपको बस क्या करना है, लगातार क्लास को देखना है। अगर पसंद आती है तो केवल लाइक करना है आपको, यदि पसंद आती है तो। नहीं आते तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप पीडीएफ के लेकर के बात करोगे तो मैं आगे सीरीज बढ़ाता रहूंगा। जब भी मुझे लगेगा कि आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ रिक्वायरमेंट है तो मैं ये पीडीएफ भी आपको शेयर करूंगा, इस पीडीएफ के थ्रू भी आप तैयारी कर सकते हो। आओ जरा देखते क्वेश्चन को। आप समझो, पॉलिटी अगर आपने थोड़ी बहुत पढ़ी है तो क्वेश्चन करने शुरू करो। सबसे पहला क्वेश्चन कैसा आता है, बस यही डिफरेंस है एक अधिकारी और एक कहते हैं ना कांस्टेबल या किसी अदर एग्जाम में, कि यहाँ के डिफरेंस हो जाता है कि नॉर्मल एग्जाम में सीधा पूछा जाता है प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि हमसे सीक्वेंस पूछ लिया, लगाइए ऑर्डर क्या बैठता है, सबसे पहले क्या घटना हुई। तो आप देखेंगे ध्यान से, पहली घटना हमारी किसके, प्रारूप समिति के भाई नियुक्ति की। तो ये नियुक्ति हुई थी 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को अगर मैं आपको बताऊं। संविधान अंगीकृत हमारा हुआ कब, तो 26 नवंबर 1949 को, 1949 को। आपको ये डेट याद करनी पड़ेगी, ठीक है। आगे देखो, प्रथम बैठक हमारे संविधान सभा की कब हुई, तो आप सभी को पता है 9 दिसंबर 1946 को ये पहली मीटिंग हुई। वहीं आप देखें 4 घटना मैंने बताई, संविधान के प्रवृत्त होने की मतलब कि लागू होने की दिन क्या है, तो 26 जनवरी 1950 की ये दिनांक है। तो देखो ऐसे अगर आपको याद है तो आप लगा पाओगे। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये हमारी एक क्लास बनाता है कि सर इंपॉर्टेंट डेट की क्या क्लास होगी। तो एक छोटी सी क्लास आपको जस्ट इसके बाद ही मिलेगी, एक छोटी सी क्लास जिसमें आप सारी इंपॉर्टेंट डेट्स को कंप्लीट करोगे। देखना बहुत ही जबरदस्त क्लास है, आप जरूर देखना उस क्लास को, ठीक है। छोटी सी क्लास, मात्र 4
स्लाइड की क्लास होगी, उतनी सारी डेट होंगी उसके अंदर, आपके हमेशा याद रहेंगे। आप लगा लो, अब अगर आप इस सीक्वेंस को जानते हो ना तो ऑप्शन अपने आप लगा लोगे इसका। तो सबसे पहली घटना हमारी होती है क्या, संविधान सभा की बैठक की, मतलब कि चौथा नंबर सबसे पहले हुआ। और चौथा नंबर देखे तो दो ऑप्शन में आ रखा है हमारे, बी में और सी में, तो ए और डी तो हमारा कट गया। आगे आप ध्यान से देखोगे तो दूसरी घटना क्या हुई थी, दूसरी घटना हमारे यहाँ 46 के बाद 47 की प्रारूप समिति का गठन, जो हुआ 4-1। 4-1 हमें केवल एक में मिलता है इस वाले में, तो आप सभी याद रखेंगे। ऑप्शन थोड़ा कटा हुआ है तो काट देंगे, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो कहने का मतलब इस तरीके से क्वेश्चन आपको मिलते हैं, तो आपको क्रम बड़े अच्छे से याद करना पड़ेगा, आप रट नहीं सकते इसको। आपको हर सीक्वेंस को, हर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को समझना पड़ेगा। काल क्रम का मतलब ही होता है इसको सीक्वेंस में लगाइए। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आप क्या करेंगे। देखिए, पंचायतों के समस्त चुनाव का संचालन कौन करता है, कंडक्ट्स ऑल द इलेक्शंस ऑफ द पंचायत। हु कंडक्ट्स, कहने का मतलब जो पंचायत के इलेक्शन होते हैं, आप सभी जानते हो हमारे यहाँ पंचायत के इलेक्शन या तो ग्राम पंचायत के होंगे या नगर पालिका के होंगे, जिसे हम नगर पंचायत भी कह देते हैं। ठीक है भाई, इनके इलेक्शन होने, तो इनके इलेक्शन कौन कराता है, मैं आपको बता दूं, बहुत ही शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है ये। कैसे, क्योंकि हमारे देश में लोकसभा के, अगर आपको बताऊं मैं, याद रखना आप सभी, लोकसभा के, राज्यसभा के, साथ ही साथ अगर मैं बात करूं आपसे, कहने का मतलब संसद के, और एक और चीज आपके लिए आती है मुख्यमंत्री। मैं कहने का मतलब राज्य विधानसभा के जो चुनाव हैं, राज्य विधानसभा के जो चुनाव हैं वो सभी कंडक्ट कराता है हमारे देश का निर्वाचन आयोग, जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग, जो देश का होता है। राष्ट्रीय इलेक्शन कमीशन या निर्वाचन आयोग, ये तो होगी देश की बात। और याद रखना, राज्य के मुख्यमंत्री का चुनाव भी यही कराता है। वहीं अगर बात करूं ग्राम पंचायत और नगर पंचायत की, तो ये चुनाव कराता है हमारा राज्य का निर्वाचन आयोग। कौन कराता है, राज्य का निर्वाचन आयोग। अगर आपसे आर्टिकल पूछे तो मैं आपको बता दूं, इसका आर्टिकल आपको मिलने वाला है पार्ट 9 के अंदर। 9 में भी 9A के अंदर आपको मिलेगा, ग्राम पंचायत के अंदर। मैं बता दूं सीधी बात, 9A के अंदर नहीं, सॉरी 9 के अंदर ही मिलेगा, सीधी बात ये है। और 9 के अंदर भी जो आर्टिकल इसका होगा, वो आर्टिकल होगा आपका 243, मतलब 243 का के से हम इसको याद करते हैं। ठीक है भाई, आपको ये याद करना पड़ेगा कि राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान कहां पर है, तो 243 के आर्टिकल के अंदर ये बात की गई है, आप सभी याद रखना। अगर पार्ट 9 आपसे पूछे कि कहां से कहां तक एक्सपेंड है, तो आप ध्यान से देखोगे ना, तो पार्ट 9 एक्सपेंड हमारा 243 से लेकर के और 243 ओ तक ही आता है हमारा। ओ कहने का मतलब 243 के बाद 243 A B C D E F, ये ओ तक जाता है। ओ में जो के वाला पार्ट है वो किसका होता है, राज्य निर्वाचन आयोग का, जिसका काम क्या होता है, आपके गांव के प्रधान को चुनना, या आप अगर नगर में रहते हो तो नगर के चेयरमैन को चुनने के लिए इलेक्शन कराना, जिसमें आप वोट डालते हो। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपको याद करना पड़ेगा, आपको हर पहलू पर बात करनी पड़ेगी। ये पीसीएस का एग्जाम है, कोई छोटा मोटा एग्जाम होता मैं आराम से आपको करा देता, जल्दबाजी करके चलता। अगर आपको पसंद आ रहा है तो चलना मेरे साथ, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। 2 महीने का टारगेट हमारा है, लगभग सारी जितनी पीवाईक्यू आपकी मैं कराने की कोशिश करूंगा, आप भी करेंगे, मैं भी कराऊंगा। देखिए, आगे आता पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति। क्या अशोक मेहता समिति, जो बलवंत राय मेहता समिति के 20 साल बाद बनी थी, 1977 की प्रमुख विशेषताएं या सिफारिशें क्या थी, मैं आपको बताऊं। 1977 में इस समिति का गठन हुआ था, और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट, इसने अपनी रिपोर्ट जो है वो 1978 में सबमिट की थी, और उस रिपोर्ट के अंदर लगभग 132 सिफारिशें दी। कितनी, लगभग 132 सिफारिशें। उनमें से 5 सिफारिशें हमेशा हमारे एग्जाम में आई हैं, आप याद रखना, 5 सिफारिश हमेशा एग्जाम में ही। जैसे सबसे पहली मैं आपको बताऊं कि 3 स्तर से 2 स्तर की बात की गई, बिल्कुल की गई थी। पहला पॉइंट यही है कि 2 स्तर की बात की गई, बिल्कुल की गई थी, है ना। दूसरा कथन कहता है हमसे कि राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण के लिए, मतलब नजर रखने के लिए, जो विकेंद्रीकरण है वो खंड के हाथ में होना चाहिए, ब्लॉक के हाथ में। तो यहीं पे ये दिक्कत होगी, क्यों, क्योंकि अशोक मेहता ने इसके लिए कहा था कि जिले के हाथ में होना चाहिए। किसके हाथ में, जिले के हाथ में। तो यहाँ पर खंड ना होकर के जिला होगा, तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। और इसमें सिंपली कौन सा आ गया हमारा, केवल एक हमारा सही हो गया। अच्छा, वो 5 सिफारिशें कौन सी थी, तो सबसे पहली सिफारिश थी कि 3 स्तर को हटा करके कितने स्तर कर दो, 2 स्तर कर दो। ठीक है भाई, 2 स्तर। 5 सिफारिशें याद कर लेना, एग्जाम में आती है। दूसरी सिफारिश क्या थी कि जो विकेंद्रीकरण का जो कंट्रोल होगा वो किसके हाथ में दो, जिले के हाथ में दो, जिला अध्यक्ष आपके हाथ में होना चाहिए। तीसरी जो कंडीशन दी गई, तीसरी कंडीशन थी कि आपको क्या करना पड़ेगा, एक मंत्री, कहने का मतलब एक मंत्री आपको स्पेशली इसके लिए बनाना पड़ेगा। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, लॉन्ग में लिखूंगा क्लास बड़ी हो जाएगी आपकी, है ना। 3 बात। चौथी बात इन्होंने क्या कही थी, चौथी बात थी कि आपको एक काम और करना पड़ेगा कि एससी और जो हमारे एसटी हैं,
इनको इसमें आरक्षण देना पड़ेगा। ये बात अशोक मेहता ने कही प्रधानी के इलेक्शन के लिए, ठीक है, और चेयरमैन के लिए। और पांचवें पॉइंट में इन्होंने बोला कि आपको एक काम और करना पड़ेगा, जो लोकल गवर्नमेंट होती है उनको टैक्स के लिए अपने खुद का माध्यम देना पड़ेगा। मतलब कि आप खुद उनको ऐसे तरीके दें कि वो टैक्स अपना खुद कमा सके। लोकल में बताऊं तो गांव के प्रधान को इतनी पावर दो कि उसके पास टैक्स लगाने का, गांव में टैक्स लगाने का अधिकार उसके पास खुद हो। ऐसा नहीं हो पाया। आज हमारे पास जो गांव को पैसा मिलेगा वो गांव का पैसा राज्य सरकार से आने वाला है, लेकिन उसने कहा भाई मेहता समिति ने कि कर के माध्यम खुद ही दे दो इनको, ठीक है ना। तो कर का माध्यम इनको देने की बात की थी। 5 सिफारिशें लगातार हमारे एग्जाम में आती हैं, आप याद रखना, समितियां लगातार पेपर में आती हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। तो 2023 में लगभग 22 क्वेश्चन आए थे, जिनमें से 2 क्वेश्चन हमारे बजट के थे, 22-23 के बजट के, तो वो तो हट जाते हैं हमारे। तो हटते नहीं, वो कहते हैं कि हमें 23-24 का बजट आपको याद करना पड़ेगा, 24-25 का बजट आपको याद करना पड़ेगा, वो वहां के क्वेश्चन है। तो मैं बजट में आपको दिखाऊंगा एक बार। आइए देखो, इंपोर्टेंट आर्टिकल की बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको बता दूं, ये भी आपके लिए मेरी तरफ से एक क्लास रहेगी कि आर्टिकल आपको देखने हैं वो इंपोर्टेंट आर्टिकल जो 300 के बाद आते हैं। कहां पे आते हैं? 300 के बाद। देखिए 1 से लेकर 100-150 तक तो हम आराम से याद कर लेते हैं, लेकिन 300 के बाद के सारे इंपोर्टेंट आर्टिकल की एक छोटी सी क्लास मैं आपको दूंगा। देखना एक ही क्लास में कितने शानदार तरीके से आप याद कर लोगे। आओ जरा मैचिंग करो, अगर आपको याद है आर्टिकल। आर्टिकल 324 कहता है हमसे किसके बारे में? तो निर्वाचन आयोग के बारे में। आप देखोगे 315 हमसे कहता है किसके बारे में? तो लोक सेवा आयोग के बारे में, जो हमारा इससे हमारा जो यूपी पीसीएस है इसके बारे में कहता है, या यूपीएससी के बारे में, ठीक है। 280 कहता है किसके? वित्त आयोग के गठन के बारे में। और 338 हमारे लिए कहता है किसके बारे में? एससी एसटी के आयोग के कमीशन के बारे में। 338 के तीनों पार्ट, 338 का ए, 338 का बी, ये लगातार एग्जाम में आते रहे हैं। मैं इन्हें भी कराऊंगा आपको इसके अंदर, ये इसके अंदर आएगा क्लास के अंदर। अब आप मैच कर लो खुद ही क्या बैठने वाला है। तो ए का हमारा 4 आएगा, बी का हमारा 3 आएगा, सी का 2 और इसका 1। 4 3 2 1 हमारा आंसर होगा, जो हमको मिलने वाला है कहां पे? ऑप्शन नंबर डी में। ये होती है समझदारी, आपको ये करना पड़ेगा, है ना। अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूं थोड़ी सी, तो मैंने सारे याद थे तो बना दिए। अगर आपको सारे याद नहीं आते एग्जाम में तो क्या देखेंगे आप कि ए का अगर आप देखें तो केवल 4 है, और यहाँ पे ए का 4 केवल 1 में दे रखा है, वो भी इसमें। तो सिंपली हमारा आंसर बन गया 1। ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हो। यूपीएससी और यूपीपीसीएस बड़ा मौका देती है एलिमिनेट करने का, सच बता रहा हूं मैं, बहुत ही मौका दे देती है अगर आप समझदार हैं तो। और रट के गए हो खामे खा के तो फिर कुछ नहीं होने वाला, है ना। आप बताओ जानदार क्लास है या नहीं है, ठीक है। आगे देखो, कह रहा है लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन बनी। तो कुछ हमारी स्टैटिक जीके के क्वेश्चन में हमारे एग्जाम में आते हैं कि लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी। तो मैं आपको बता दूं, 15वीं लोकसभा का जब गठन हुआ हमारे यहाँ पे, तो 15वीं लोकसभा के गठन में हमारी जो इसकी आपकी अध्यक्ष बनी किसकी? लोकसभा की, वो थी मीरा कुमार। मीरा कुमार हमारे यहाँ की पहली महिला अध्यक्ष थी, आप याद रखना। उनके बाद सुमित्रा महाजन आई, सुमित्रा महाजन भी बनी। उनके बाद ओम बिरला है, और आज तक ओम बिरला ही है। लेकिन 15वीं लोकसभा की, आज 18वीं लोकसभा चल रही है हमारी, लेकिन 15वीं लोकसभा की कौन थी? मीरा कुमार, ठीक है। आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे जरा, ये छूट गया, आ गया दोबारा से, करो क्या है क्वेश्चन भाई। देखिए जरा क्वेश्चन क्या है हमारा, कहता है संसद के सचिवालयों के बारे में। आ जाओ, अगर संसद के सचिवालय से क्वेश्चन आए तो आपको आर्टिकल 98 एक बार देख लेना चाहिए। क्या कहता है? कथन देखे, कथन क्या है। और आपको एक चीज और देखनी पड़ेगी कि हमसे सही पूछ रहा है गलत पूछ रहा है। कभी कभी सही नहीं लिखा जाता है और हम सही के चक्कर में गलत कर जाते हैं। देखे जरा, संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सर्जित किया जाता है संसद के द्वारा ही। संसद को अपने किसी भी सदन के सचिवालय, मतलब दोनों सदन के अलग अलग सचिवालय होते हैं, राज्यसभा का अलग सेक्रेटरीट होता है, लोकसभा का अलग होता है, और कंट्रोल संसद के हाथ में होता है उसका। सचिवालय स्टाफ की सेवा, शर्तों और विनियमित करने का अधिकार इसी के पास होता है। बिल्कुल सही बात है भाई। अगर संसद के सचिवालय में कोई रिक्वायरमेंट है तो पद सर्जित करने का अधिकार भी संसद के ही पास है। साथ ही साथ संसद के जो अधिकार हैं इस चीज के, शर्तें लागू करने के, वो भी संसद के ही पास है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है ये, क्योंकि संसद का सचिवालय आता है हमारा आर्टिकल 98 में। एक बार आप देख लेंगे, बड़ा अच्छा आर्टिकल है, काम आता है। 99 भी आर्टिकल बहुत ही अच्छा, शपथ के बारे में है। आगे देखो, कहता है कि नीचे दिए गए कथन आपको दिए गए, आपको बताना है कि ए और आर, ये बड़े अच्छे क्वेश्चन है भाई। क्या है क्वेश्चन देखो, हमें अभिकथन कहता है हमारा स्टेटमेंट कि आप बताएंगे जरा कि किसी राज्य की, असर्शन बोलते हैं इसको वैसे तो, किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है। सही बात है। और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य, मतलब जिस राज्य की सीमा बदल रहा है, विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करता है।
ठीक है, कहने का मतलब बताऊंगा अभी क्या कह रहा है। फिर कह रहा है कि राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। मैं आपको बताऊं, अगर राष्ट्रपति चाहते हैं किसी राज्य की सीमा बदलना, मतलब उत्तर प्रदेश की बाउंड्री छोटी करना या महाराष्ट्र की बाउंड्री को छोटा करना चाह रहे हैं, अलग राज्य बनाना चाह रहे हैं, तो उनके पास सिंपल सा अधिकार होता है कि वो राज्य विधानमंडल के अनिवार्य नहीं है वो बात मानने के लिए। तो ये बात तो बिल्कुल सही हो गई हमारी। दूसरी कहता है कि हाँ बिल्कुल, आपको राष्ट्रपति को संबंधित राज्य से प्रस्ताव लेना पड़ता है। एक बार प्रस्ताव आने के बाद राष्ट्रपति से संसद में भेज देते हैं और एक खास अवधि के समय में ये काम होता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन ये एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते। कहने का मतलब अगर व्याख्या करते होते तो आपको लगाना पड़ता कि हाँ एक और आर की, मतलब आर एक ए जो आर है जो वो एक ही व्याख्या करता है, यहाँ पर नहीं करता वो। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके, अब लगातार प्रैक्टिस में रहोगे ना तो बहुत मजा आएगा क्लास में। ठीक है, आगे जाओ। देखो आर्टिकल 20, अगर मैं लोकल एग्जाम की बात करूं, छोटे लोकल नहीं कह सकता, मतलब जो नॉर्मल एग्जाम हमारे वनडे एग्जाम कहते हैं जिन्हें हम, अगर वनडे एग्जाम की बात करें सीधा पूछता बताइए आर्टिकल 20 में क्या है। जरा देखना क्वेश्चन क्या है हमारा, कि आर्टिकल 20 का कौन सा इसमें पार्ट नहीं है। आप जरा पढ़े एक बार। दोहरे दंड की धारा, स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के निषेध, या यातना के विरुद्ध निषेध, या कार्योत्तर विधि, एक्स फैक्टो लॉ बोलते हैं इसको, ये हमारे अंदर आता है आर्टिकल 20 का ए। बिल्कुल सही है ये, है ना। वहीं बात करूं दोहरे दंड, कहता है कि एक दंड के लिए आपको 2 बार सजा नहीं मिल सकती, मतलब एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं मिल सकती। तो ये भी हमारा आर्टिकल 20 के ही अंदर है, और ये 20 का दूसरा पार्ट है। तीसरा कहता है कि आप जो अपने खिलाफ गवाही दोगे वो मानी नहीं जाएगी। पुलिस वालों के सामने दी गई गवाही कहाँ मानी जाती है। तो ये 20 का 3 पार्ट है, तीनों के तीनों आते हैं दोष सिद्धि के संबंध में जो संरक्षण है हमारा। लेकिन जो यातना के विरुद्ध आर्टिकल 21 में आया था, थोड़ा थोड़ा जो भी आता है प्राणवधिक स्वतंत्रता में, ये 20 का पार्ट नहीं है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको देखो कितना शानदार लेवल है, जैसे कहते हैं ना, यही तो लेवल डिसाइड करता है। अधिकारी ऐसे थोड़ी बने जाएगा, अधिकारी बनने के लिए अधिकारी वाली सोच भी तो होनी चाहिए। अब सोच तुम्हारी कहीं और की, कह रहे हो हम अधिकारी का एग्जाम देंगे, नहीं बात बनती है ना, थोड़ा सा जोर डालना पड़ेगा। ठीक है, चलो आओ, जोर डालने से ये भी उड़ जाते हैं बाल भी। ठीक है, देखो जरा, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में आपको बताना है, आर्टिकल जो 76 है वो महान्यायवादी के लिए है हमारे यहाँ पे। 76 आर्टिकल है ना, महान्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति की या ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित होगा। ये जो क्वेश्चन हमारे आते हैं ना, इसमें 2 स्टेटमेंट दिए होते हैं और सीधा पूछता है कि बताइए कौन सा सही है या कौन सा सही नहीं है। आपको ये पढ़ना पड़ेगा, सही पूछा या सही नहीं पूछा। जैसे मैं दिखाता हूं आपको, बिल्कुल यह बात सही है कि हमारे संविधान के अंदर भारत के महान्यायवादी, जो भारत का सबसे बड़ा वकील होता है, जो सरकार का पक्ष विभिन्न न्यायालयों में या सर्वोच्च न्यायालय में रखता है, उसके लिए वही योग्यताएं होती है जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज की होती है। ठीक है ना, मतलब न्यायाधीश की होती है। ठीक है भाई, अब उसी में आपका नेक्स्ट आता है कि महान्यायवादी को उनके पद से उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जैसा कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को। यही तो मेन पॉइंट है। कैसे कि उसको चुनने की योग्यता बिल्कुल सही है, न्यायाधीश के जैसी होंगी, लेकिन उसको हटाने का काम केवल राष्ट्रपति के हाथ में होता है। और इसके लिए बड़ा प्यारा वर्ड यूज किया गया है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, जब तक प्रसाद मिलता रहेगा तब तक आप अपने पद पर रहोगे, महामहिम जी के प्रसाद के अनुसार। तो ये संसद के हाथ में, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के तरह नहीं होता। क्यों? क्योंकि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया संसद में होती है। तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा कि केवल इसका एक सही है, दूसरा बिल्कुल भी सही नहीं है। वहीं पूछता सही नहीं है तो दूसरा सही नहीं होता। यहां समझदारी आपको दिखानी पड़ेगी, और ये समझदारी बड़े एग्जाम में ही दिखाई जाती है। अगला क्वेश्चन कहता है, उच्चतम न्यायालय के मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने के लिए, जब मौलिक अधिकार हमारे सुप्रीम कोर्ट जब हमारे मौलिक अधिकारों को रोकता है ना, हनन को रोकता है, तो वो आर्टिकल 32 का यूज करता है, जिसे हम कहते हैं क्या, रिट का यूज करता है। ठीक है, संवैधानिक उपचार या कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहते हैं। उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदत्त है कि वह बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण, जो भी मूल अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित हो, उन रिट का प्रयोग कर सकता है। बिल्कुल सही बात है, आर्टिकल 32 का सेकंड पॉइंट यही कहता है कि सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात देखोगे आप, संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय की दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। बिल्कुल अधिकार है भाई, संसद को इतना तक अधिकार है कि किसी अदर न्यायालय को इतनी ही पावर दी जा सकती है। किस मामले में? मौलिक अधिकारों के हनन के मामले में। बिल्कुल सही आंसर है। अगर हमसे सही पूछा है तो ये दोनों ही स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल सही हो जाते हैं। आप याद रखना, ये आर्टिकल 2 का क्वेश्चन है, सॉरी 32 का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस की व्याख्या की गई थी? By which of the following act a chamber of princes
विद 120 मेंबर्स वाज प्रोवाइडेड। बड़ा अच्छा शानदार क्वेश्चन है, रेयरली देखने को मिलता है ये क्वेश्चन, आपको ज्यादातर आयोग के एग्जाम में देखने को मिलेगा, नॉर्मल वनडे एग्जाम में आपको नहीं मिलता देखने के लिए। कहानी होती है 1919 के एक्ट के बारे में, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं हम। इसी में बहुत सारे सुधार आए थे हमारे यहाँ। जैसे पहला सुधार था प्रांतों में द्वैध शासन, प्रांतों में डायरकिकल आना, महिलाओं को मतदान के लिए महिला मतदान, साथ ही साथ जो मुस्लिमों के लिए फायदा था पृथक निर्वाचन का, उसमें सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन और साथ ही साथ यूरोपियंस, इनको भी अधिकार दिया गया किसका, प्रत्यक्ष निर्वाचन मंडल का, है ना भाई, सेपरेट इलेक्टोरेट जिसको हम कहते हैं। ये चार बातें तो इसमें मुख्य थी ही थी। साथ में प्रिंसेस, इसको कहा गया था नरेश, कहते हैं ना नरेश शाखा या नरेश का एक ग्रुप बनाया गया था, प्रिंस चैम्बर ऑफ प्रिंसेस बोलते थे इसको। ये भी 1919 के ही एक्ट में आया था, जिसका गठन 1920 में, कब, 1920 में करा गया था। और इसकी पहली मीटिंग, क्या, इसकी पहली मीटिंग 1921 में हुई थी। और वो कहां हुई थी, इसकी पहली मीटिंग 1921 में हुई थी दिल्ली के किले के अंदर, दिल्ली के किले के अंदर, है ना। आप सभी याद रखें, जॉर्ज पंचम इसको लीड करने वाले थे, जिन्होंने इसको बनाया था। और 120 भारतीयों को इसमें शामिल किया गया था। ये बनाया गया था एक कंट्रोल करने के लिए कि कितने बंदे हमारे पास रहेंगे भारतीय। ये चार प्रावधान 1919 के लगातार एग्जाम में आते हैं, जरा ध्यान देना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा लोकसभा मतलब कि हमारे प्यारे उत्तर प्रदेश को लेकर के, है ना भाई। यूपी का एग्जाम दे जाए, यूपी का क्वेश्चन ना आए तो फिर फायदा क्या होगा, कुछ फायदा नहीं होगा। राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश को 31 सीटें आवंटित है। बिल्कुल सही बात है भाई, आप सभी जानते हो, हमसे सही चीजें पूछी गई हैं। हाँ, राज्यसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व हमारा राज्य देता है, 31 सीटें। वहीं लोकसभा में भी हमारा राज्य ही देता है 80 सीटें मैक्सिमम। तो दोनों ही बातें बिल्कुल सही हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे 80 व्यक्ति इस बार भी, जैसे 24 में इलेक्शन हुए तो 80 लोकसभा सदस्य हमारे से निर्वाचित होकर गए थे। तो दोनों ही बातें बिल्कुल सही हैं। कहने का मतलब स्टेटमेंट 1 और 2 बिल्कुल सही है कि हमारे यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा में भारत में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व हमारा राज्य देता है। ठीक है, इस टाइप से आपके क्वेश्चन मिलते रहते हैं। कैसी लग रही है आपको क्लास, जरूर बताना। और जिसके पास लगे कि हाँ हम में है अधिकारी वाला दिमाग, वो थोड़ा सा दिमाग लड़ाना, बाकी की कोई दिक्कत नहीं है, वह बाकी अपना पढ़े, कोई बात नहीं, चलती रहते हैं चीजें। बड़े शानदार क्वेश्चन है, कोई समझदार होगा तो वो अपने एसएससी के एग्जाम में या कोई भी एग्जाम उसके लिए देखेगा इसको बैठ के, क्योंकि यही फैक्ट उनके एग्जाम में आते हैं भाई। आप सिंपल सी बात देखिए जरा, आप देखिए यहाँ पे राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश की 31 सीटें हैं, तो आपके एग्जाम में क्या आ रहा है कि राज्यसभा में कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, 31, लोकसभा में कितनी, 80, उनको जोड़ के हमारा क्वेश्चन आ गया सिंपल सा कमीशन के लिए। ठीक है, तो चाहे तो आप ऐसा देख सकते हो, चाहो तो। अगर आपका मन ही है कि ना जी ना हम नहीं देखेंगे तो बात अलग है। देखो एक क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो सुप्रीम कोर्ट के हमारे जज होते हैं, वो किसको अपना इस्तीफा देते हैं, मतलब कि किसको संबोधित करके अपना त्याग पत्र देते हैं, रेजिग्नेशन देते हैं, किसको वो एड्रेस करते हैं इस बात को, राष्ट्रपति को, मुख्य न्यायाधीश को, प्रधानमंत्री को, या फिर सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम मतलब कि हमारे जो सबसे बूढ़े या जो सीनियर होते हैं उनको देते हैं, सिंपल। तो आप सभी याद रखें, सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जज अपना इस्तीफा देके जाएंगे वो सब संबोधित करेंगे देश के राष्ट्रपति को, है ना भाई, राष्ट्रपति को ही बता करके जाते हैं। आप सभी याद रखना, सुप्रीम कोर्ट के प्रावधान या न्यायपालिका के प्रावधान हमारे आर्टिकल 124 से स्टार्ट होते हैं, आर्टिकल 124 से, और 147 के प्रावधान सारे उन्हीं के हैं। अगर वर्तमान जज की आपसे पूछे कि वर्तमान न्यायाधीश कितने हैं, तो वर्तमान न्यायाधीशों की संख्या हमारे यहाँ पर 33 + 1 है। +1 में आते हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और 33 में आते हैं हमारे अदर जजेस। ठीक है, तो 34 जज हमारे यहाँ वर्तमान में है, आप सभी याद रखना। आगे 14 क्वेश्चन कहता है संघ वित्त आयोग, बढ़िया क्वेश्चन है भाई, जबरदस्त। जो हमारा यूनियन फाइनेंस कमीशन है ना, संघ वित्त आयोग कहते हैं इसको। इसके संदर्भ में कौन सी बात हमें कथन सही लगता है, सही बताना आपको कौन सा सही है। आओ जरा देखें क्या कह रहा है। पहला स्टेटमेंट है कि वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं। दूसरा कह रहा है कि यह अपना प्रतिवेदन मतलब कि अपनी जो रिपोर्ट होती है या अपनी जो सिफारिश होती है नीति आयोग को प्रस्तुत करता है ना। आप जानते हो नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसके अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री होते हैं। तो आप जरा ध्यान से देखना, सबसे पहला काम है संघ वित्त आयोग का। देखिए संघ वित्त आयोग का काम होता है राज्य और संघ एवं राज्य के मध्य क्या करना, टैक्स का बंटवारा करना, टैक्स को बांटना, कर बंटवारा, जो भी टैक्स इकट्ठा होता है ना उसको बांटने के लिए कमीशन बनाए जाते हैं, संघ वित्त आयोग बनाए जाते हैं। फिलहाल जो रिपोर्ट चल रही है वो 15वें वित्त आयोग की चल रही है। 16वें वित्त आयोग का गठन चल रहा है हमारे यहाँ पे, आप सभी याद रखना। फिलहाल 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हमारे एनके सिंह है, कौन है, एनके सिंह।
इन्हीं की रिपोर्ट आज के लिए मान्य चल रही है। और इसमें जो इनका जो आयोग, जो इनकी टीम, जो कमीशन बनता है ना, उसमें एक अध्यक्ष के साथ साथ 5, इन सबको मिलाकर के 5 सदस्य होते हैं। ठीक है ना, आप सभी याद रखना, 5 सदस्य मिलते हैं। तो ये तो स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। दूसरा कह रहा है यह अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को देता है। तो ये भी बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि नीति आयोग एक परामर्शदात्री हमारी क्या है, संस्था है, परामर्शदात्री। इसका काम है केवल सलाह देना, सलाह मानी जाए ना मानी जाए बात अलग है। ये केवल केवल क्या है हमारे यहाँ पे, एडवाइजरी एक इंस्टीट्यूशन है, इसका काम नहीं होता। तो सिंपल सी बात है, ये रिपोर्ट देता है अपने राष्ट्रपति को। संघ वित्त आयोग अपनी जो रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति को देता है, और राष्ट्रपति इसको रखवाता है संसद में, जिसके ऊपर फिर डिस्कशन होता है कि भाई क्या करना है इसका, और उसको फिर अप्लाई कर देते हैं। तो राष्ट्रपति ही लेकर के आता है उसे संसद में, लेकिन राष्ट्रपति तक पहुंचाने का काम करता है संघ वित्त आयोग। इसीलिए संघ वित्त आयोग का गठन ही कौन करता है, राष्ट्रपति। किस आर्टिकल में करता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो संघ वित्त आयोग का गठन जो हो जाता है हमारा, वो हो जाता है 280 के अंदर, है ना। संघ वित्त आयोग का गठन 280 में होता है। और अगर आपसे पूछे, लीजिए एक क्वेश्चन और आपको करा देता हूं, कि अगर आपसे पूछे वित्त आयोग की परिभाषा कहां पे है, तो वो थोड़ा सा अलग है, 264 के अंदर। हो गया ना, थोड़ा दूर दूर है, इसलिए काम का है, बहुत ज्यादा काम का है। सर दर्द करना जरूरी है, सर दर्द ना हो तो कैसे काम बनेगा, इतनी बड़ी पावर कैसे आपको मिलेगी। ठीक है, चलो। तो इसका मतलब दोनों ही स्टेटमेंट हमारे गलत हो गए, ना तो एक सही और ना हमारा दूसरा सही। अभी तक करते आ रहे थे ना, तो आप जरा ध्यान से देखें, इसका आंसर हो जाता हमारा ना एक सही ना दूसरा सही। ये है समझदारी। आओ चलो अगला, भारत के एक राज्य में विधान परिषद के गठन को लेकर के बात करते हैं। आप सभी जानते हो विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं जिसको, हमारे देश के अंदर मात्र 6 राज्यों में ही मिलने वाली है। ये क्वेश्चन जो वनडे एग्जाम होता है उनमें आता है। एक भाई क्या होता है इसका, जो हमारे 6 राज्य जैसे कि यूपी, साथ ही साथ बिहार, है ना, महाराष्ट्र, 4 पड़ोसी हैं भाई, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, और आपका कितने हो गए, 4 हो गए ये भी। हाँ, तो इन्हें कैसे याद करते हैं, 2 पड़ोसी और 4 पड़ोसी। अगर मैप देखोगे तो 2 पड़ोसी 4 पड़ोसी, मतलब यूपी बिहार पड़ोसी हैं और चारों ये पड़ोसी हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। इन 6 राज्यों में विधान परिषद है। तो कहता है कि आपको इसके बारे में बताना कौन सी बात सही की गई है। ठीक है, देखो जरा क्या है, एक विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल संख्या के कितने, 1/3 सदस्य से अधिक नहीं हो सकते। मैं आपको बता दूं, हर राज्य में अगर 2 सदन है, भाई 6 राज्यों में 2 सदन है, सारे में तो नहीं है, बाकी सब में 1 सदन है, 2। एक होता हमारा विधानसभा, लेजिस्लेटिव, आपका इसको बोलते हैं विधानसभा, विश बोल देते हैं वैसे तो हम, विधानसभा, इसके सदस्य एमएलए कहलाते हैं। एक होता हमारा विधान परिषद। ठीक है, आप सभी याद रखना कि इसमें जितने सदस्य होंगे, मानो इसमें सदस्य हमारे हैं कितने, ए सदस्य हैं, तो इसमें कितने होंगे, इसका मैक्सिमम 1/3। कहने का मतलब अगर यहां पर मोटा मोटा मैं मानूं 60 सदस्य हैं, कितने सदस्य हैं, 60, तो यहां पर अधिकतम केवल केवल 20 सदस्य हो सकते हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि आप किसी विधान परिषद में केवल केवल कितने सदस्य रख सकते हो, तो पूरी विधान सभा का 1/3। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। दूसरा कहता है, लेकिन एक पॉइंट और है, आप 1/3 कम से कम मतलब ज्यादा से ज्यादा रख सकते हो, और कम से कम 40 रख सकते हो। बिल्कुल सही बात है कि आपको 40 कम से कम रखने पड़ेंगे। ये दोनों ही स्टेटमेंट हमारे सही हो जाते हैं। मैं आपको बता दूं, आप याद रखना, ये तो विधान परिषद के लिए है। विधानसभा की अगर आपसे पूछे, किसकी, अगर विधानसभा की पूछे, बताओ सर जी मैक्सिमम क्या होगी, तो आप याद रखना कि विधानसभा में किसी राज्य में मैक्सिमम 500 सदस्य हो सकते हैं, जो कि है ही नहीं किसी के पास। सबसे ज्यादा यूपी के पास है 403। उसी क्रम में मिनिमम, जो मिनिमम होंगे वो मिनिमम 60 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, 60। ठीक है, अच्छा 3 राज्य हमारे एक्सेप्शन है जिनके पास 60 से कम है, माने 40 है। आप एक बार देखना, गोवा, मिजोरम वगैरह इसमें आते हैं, तो उन पर हमारे एक्सेप्शन में आते हैं। वो मिनिमम विधानसभा में 60 और मैक्सिमम 500। विधान परिषद में राज्य की विधानसभा का 1/3 और मिनिमम 40। तो इसका आंसर हमारा दोनों हो जाते हैं सही। शानदार क्वेश्चन है भाई, जबरदस्त। अगला देखो जरा क्या कहता है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया हो, उसके बारे में क्या बात है। मैं बताऊं आपको क्या इसका मतलब। इसका मतलब है कि देश के राष्ट्रपति चुने गए, 1 साल 2 साल काम करा, 6 महीने काम करा, और 6 महीने काम करने के बाद उनका जो इलेक्शन हुआ था वो सुप्रीम कोर्ट ने नेग्लिजिबल कर दिया, मना कर दिया कि ये तो गलत है, गलत ठहरा दिया, शून्य कर दिया। तो तब की घटना क्या बनती है, ये इसका कहने का मतलब है। तो क्या हुआ, उपराष्ट्रपति ने तो भाई काम करा 6 महीने 7 महीने जो भी करा। अब ध्यान से देखो, कह रहा है कि उपराष्ट्रपति के रूप में जो इस प्रकार की घोषणा से पूर्व जो ये सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा करी, उससे पहले जो उपराष्ट्रपति के जो रूप में काम करा, जो कार्य करा, जो विधि बनाई, क्या वो मान्य होगी, वो चलती रहेगी।
तो बिल्कुल चलती रहेगी भाई, याद रखना। अगर मैंने 6 महीने काम करा है राष्ट्र उपराष्ट्रपति के पद पे और छठे महीने जाकर सुप्रीम कोर्ट ने मेरा इलेक्शन कैंसिल कर दिया, तो बीच के 6 महीने में जो मैंने कानून बनाए होंगे, जो कानूनों में मैंने अपना काम किया होगा, वो सब चलते रहते हैं, वो सब लगे रहते हैं। वो 6 महीने पूर्व के भी और जिस दिन घोषणा होती है उस दिन के भी लागू ही होते हैं, लेकिन उस दिन के बाद के लागू नहीं होते। आप याद रखना इसको। तो ये सिंपल बात यही कह रहा है कि मान्य नहीं होंगे, ये गलत कह रहा है। उस दिन के भी मान्य होंगे जिस दिन ये घटना हुई है, जिस दिन ये घोषणा की गई है। तो सिंपली इसका केवल आंसर एक हमारा सही हो जाता है। सही बताऊं तो मैं आपको, दूसरा सही हो जाएगा, क्योंकि जिस दिन उपराष्ट्रपति के पद को हटाने की या सुप्रीम कोर्ट ने कहा तुम्हारा इलेक्शन गलत है, उनको हटाने की बात आती है, तो उस दिन के भी जो कार्यविधि होगी वो भी मानी जाएगी उनकी, उसके बाद की नहीं मानी जाएगी। उनको पद से हटा करके इलेक्शन किया जाएगा उपराष्ट्रपति के पद का। ठीक है भाई, इस तरीके से आते हैं क्वेश्चन। देखो है नहीं है जानदार क्वेश्चन? जल्दी कमेंट करके बताना अगर जानदार क्वेश्चन नहीं है, देखना अच्छे से, है ना। आगे आता है, मिलाओ जरा। ये देखिए भाग हमारे लिए आए। अगर आप वनडे एग्जाम देते हो तो सिंपल पूछता है कि अधिकरण किस भाग में, यूटीज किस भाग में आते हैं, SC/ST एरियाज किस भाग में आते हैं, या राजभाषा किस भाग में आती है ना। यहाँ पे मैचिंग दे दी, बताओ कौन सी सही है या नहीं है। देखो यहाँ पे आप जरा ध्यान से पढ़ना, सही नहीं है। आओ जरा देखते हैं एक बार कौन सा सही नहीं है। तो पहला है अधिकरण, कह रहा है जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं वो पार्ट 11 में होते हैं। तो जरा देखेंगे, हालांकि ये गलत है हमारे लिए, है ना। संघ राज्य क्षेत्र हमारे भाग 8 में होते हैं, बिल्कुल होते हैं भाई। ये 239 आर्टिकल से शुरू होते हैं और 242, कहने का मतलब 242 तक हम यूटी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, आगे कहता है सर बताइए SC/ST क्षेत्र हमारा भाग 10 में। हाँ बिल्कुल, भाग 10 में है 244 और 244 ए आर्टिकल का प्रावधान इसमें है ना। फिर कहता है राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज किस में आती है, तो ये भाग 17 में आती है, बिल्कुल आती है। जो हमारा मिलता है 300 आपका 42 से आर्टिकल शुरू होते हैं, 341 से सॉरी, या 343 से शुरू होते हैं। ठीक है, हाँ थोड़ा डाउट आता रहता है, और 351 तक ये जाते हैं। 352 में जाके फिर इमरजेंसी आती है, भाग 18, है ना। देख लो जरा एक बार। तो ये हमारा अधिकरण इसका नहीं है, क्यों? क्योंकि भाग 11 आता हमारा केंद्र और राज्य के संबंध के बारे में, केंद्र और राज्य के संबंध के बारे में, है ना भाई। याद रखना 245, 238, 64 तक आर्टिकल आता है। वहीं अगर बात करूं अधिकरण कहां आता है सर जी, तो अधिकरण आता है पार्ट 14A मतलब कि 14A में, और मात्र आर्टिकल्स में आते हैं 323A और 323B। ये बाद में जोड़ा गया था, ट्रिब्यूनल्स जोड़े गए थे ये। ठीक है, ये बाद में आते हैं। तो ये हमारा इस चीज में आ जाएगा यहाँ पे जाके। तो मैंने कहा ना 300 के बाद के आर्टिकल देखो कितने शानदार तरीके से आ रखे हैं। तो डोंट वरी, आपके लिए बड़ी छोटी सी प्यारी सी क्लास मिलेगी जिसमें आप इन्हें खत्म कर लोगे, है ना। चलो अगला करो, भाग क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में आप बताएंगे कौन सा कथन सही है ना। अब पूछा हमसे सही कौन सा है। संयुक्त बैठक क्या होती है? ज्वाइंट सेशन। जब किसी विधेयक को लेकर के विवाद हो जाए दोनों सदनों में, तो जब दोनों एक साथ बैठते हैं तो उसके प्रावधान क्या रहते हैं। तो पहला प्रावधान है कि अनुच्छेद 109 कुछ दशाओं में संसद की दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है उसे बुलाता है। तो देखिए मैं बताऊं आपको, 109 नहीं बुलाता, 108 बुलाता है ना। 108 में कहा गया कि राष्ट्रपति जब कुछ बात ना बने तो संसद के दोनों सदनों को बुला सकता है संयुक्त बैठक के तौर पर, ज्वाइंट सेशन के तौर पर। तो भाई पहला स्टेटमेंट तो हमारा गलत हो गया। दूसरा कह रहा है दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होगी उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? स्पीकर। स्पीकर कहां पे होता है भाई? लोकसभा में होता है ना। सभापति राज्यसभा में होता है। तो क्वेश्चन आ गया कि लोकसभा में कौन करेगा। तो मैं आपको बता दूं, याद रखना ये बिल्कुल बात सही है कि संयुक्त बैठक की जो संयुक्त अधिवेशन होता है उसको बुलाता तो राष्ट्रपति है ना, उसको कॉल ऑफ करेगा राष्ट्रपति, लेकिन उसकी अध्यक्षता करेगा स्पीकर, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ठीक है, याद रखना। तो केवल दो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बहुत बेस्ट आंसर है, आप याद रखना। और 108 के अंदर ये प्रावधान है, 109 में नहीं है ये प्रावधान। अगर 108 लिखा होता तो दोनों सही हो जाते। आई ना माइनर सी मिस्टेक। तो 108 भी याद चाहिए, 109 भी याद चाहिए, 110 भी याद चाहिए। बी प्रिपेयर, 2 महीने बाद एग्जाम, जो 25 का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए तो बहुत रामबाण चीज रहने वाली है, बहुत ही शानदार। ठीक है, चलिए आगे बात करें। चलो एक क्वेश्चन आपके लिए देता हूं, दे दूं, याद रखना। आपके लिए क्वेश्चन है कि अगर लोकसभा स्पीकर छुट्टी पे चला जाए, माने अवकाश पे चला जाए, तो जाहिर सी बात है उपाध्यक्ष इसकी अध्यक्षता कर लेगा। उपाध्यक्ष इसकी अध्यक्षता कर लेगा। अगर अध्यक्ष कहीं चला गया ना तो उपाध्यक्ष अध्यक्षता कर लेगा। अब मेरा क्वेश्चन सुने, अगर उपाध्यक्ष भी छुट्टी पर है, अगर उपाध्यक्ष के भी पेट में दर्द हो गया, अब बताओगे आप कि इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? देखता हूं कौन कमेंट करता है। सबसे शानदार जबरदस्त क्वेश्चन आपको दिया कि संयुक्त बैठक में अगर स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष दोनों ही नहीं है, अनेबल है, तो कौन इसकी अध्यक्षता करेगा? आपको बताना है। चलिए
है ना, ऑप्शन मेरे पास है ही नहीं, सॉरी। चले 19वां क्वेश्चन कहता है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक सिद्धांतों मतलब तत्वों डीपीएसपी के साथ साथ मौलिक कर्तव्य में भी आता है। कितना जबरदस्त क्वेश्चन है, मतलब ऐसी कौन सी बात है जो डीपीएसपी में भी है और साथ ही साथ मौलिक कर्तव्य में भी है। तो अगर आपको 11 मौलिक कर्तव्य याद है, साथ में डीपीएसपी याद है, तभी आप लगा पाओगे कौन सी ऐसी बात है। जरा ध्यान से देखना, उद्योगों के प्रबंध में कर्मगारों को भाग लेना बिल्कुल भी नहीं है ये कॉमन। सामान्य नागरिक संहिता आर्टिकल 44 में आती है, ये हमें मौलिक कर्तव्य में नहीं मिलती। अभिभावक बच्चों को शिक्षा के अवसर दिलवाएंगे, है ना, ये बात मौलिक कर्तव्य में तो है लेकिन डीपीएसपी में नहीं है। डीपीएसपी में ये बात राज्य के लिए की गई है। आप इसको आंसर लगाते हैं, मुझे पता है। ये देखिए, ये पेरेंट्स की बात मौलिक कर्तव्य में है और राज्य में है आर्टिकल 45 जो राज्य कराएगा। और मुझे पता है ज्यादातर इसको करके भी आए थे लास्ट टाइम एग्जाम में, होगी थी गलती। और बात आती है पर्यावरण संरक्षण, बिल्कुल सही बात है, यह हमें मिलता है फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर भी, है ना, और साथ ही साथ मिलता है डीपीएसपी में भी। और डीपीएसपी के आर्टिकल 48A में, जो बाद में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन से, 48A के अंदर ये बात है, पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीवों का संरक्षण, जो वाइल्ड लाइफ हमारी उसका संरक्षण। ठीक है, चलो आगे ना क्वेश्चन बेहतरीन सा कॉमन चीज पूछ ली। आओ 2023 का जो लास्ट क्वेश्चन था वो हमारा क्या था, ध्यान देना जरा, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान जब प्रारंभ हुआ था तो कितनी अवधि के लिए सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा का उपयोग बोला था। कि आप शुरुआत में इतने साल के लिए अंग्रेजी भाषा को यूज कर सकते हो, लेकिन उसके बाद आपको शिफ्ट होना पड़ेगा अपनी लोकल लैंग्वेज, अपनी जो हमारी नेटिव लैंग्वेज उन पर जाना पड़ेगा। तो वो कितनी साल थी, तो मैं आपको बताऊं, भारतीय संविधान में सीधी बात लिख दी गई थी कि 1950 में लागू होने के बाद 1965 तक आप केवल इंग्लिश को यूज कर सकते हो आधिकारिक लैंग्वेज की तरह, लेकिन आगे चल के आपको ये चेंज करनी पड़ेगी। समय के साथ चेंज भी करी, आज भी सुप्रीम कोर्ट के हमारे जो ज्यादातर कार्रवाई होती है वो इंग्लिश में होती है, लेकिन ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि कंपलसरी इंग्लिश में ही होनी है। ठीक है, ये बात आप याद रखना, बस कार्रवाई को लेकर के प्रावधान है, आप कर सकते हो। तो ये बात की गई थी 15 साल के लिए कि शुरुआती 15 साल का जो प्रावधान है वो आधिकारिक लैंग्वेज अंग्रेजी को बना करके रखो, अंग्रेजों का प्रभाव था इसलिए 15 साल का प्रावधान इसमें जोड़ा गया था। ठीक है, ये देखिए शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है, ये वनडे वाले एग्जाम वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए तो काम के होते हैं अगर आप ध्यान से देखते हो तो, लेकिन जो पीसीएस वाले हैं उनको ये पीवाईक्यूज आपको करने पड़ेंगे। पीवाईक्यूज के बिना आप एग्जाम में नहीं बैठ सकते, आप एग्जाम का पैटर्न नहीं समझ सकते और जब तक पैटर्न समझ में नहीं आता तो एग्जाम हमारी खोपड़ी के ऊपर से नहीं, खोपड़ी के 3 फीट ऊपर से जाता है जब तक आप इसके प्रीवियस ईयर को नहीं देखेंगे। इसलिए आपके लिए बड़ी प्यारी सी छोटी सी बेहतरीन सी मुहिम हमने चलाई प्रीवियस ईयर कराने की। मैं आपको छोटी सी जानकारी और दूंगा अगली क्लास में, वो सी सेट को लेकर के होगी। सी सेट की मैथ की शानदार सी क्लास आपको सर देंगे, बड़ी बेहतरीन सी क्लास, मैंने खुद रिकमेंड किया उनसे कि आप क्लास कराएं इनकी। इतने शानदार शानदार फॉर्मूले, इतने शानदार जो कहते हैं ना अपनी छोटे छोटे ट्रिक लगा करके मैथ को सॉल्यूशन कराना, सी सेट में मोस्ट इंपोर्टेंट है 33 क्वेश्चन लाने, उसको लेकर के भी 2 महीने में बहुत कुछ पाओगे आप। कैसी लगे आपको क्लास जरूर बताना, अगर पसंद आई तो लाइक करना, अगर और लगता है कि आपको और भी करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर लगातार करने वाला हूँ। आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ईवीएस, साइंस, है ना, सारे के सारे प्रीवियस ईयर जितने भी है लगभग 9 से 10 साल के हम लोग यही करने वाले हैं। आपका रिवीजन यहाँ से होगा प्रीवियस ईयर का, बाकी अदर पर आप टेंशन लीजिए, जितना मुझसे हो पाएगा मैं उतना करूंगा। कैसी लगी क्लास जरूर बताएंगे। हम मिलते हैं कल अगली क्लास में, मिलेंगे हम आपसे 2022 की वो सभी शानदार पॉलिटी के क्वेश्चन जो ऐसे ही आए थे, क्या है उनके, क्या है, कैसे हैं, क्या क्वेश्चन है वो, क्या है पैटर्न। मिलता है अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।